हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है किष्किंधा कांडम, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और बहुत ही अच्छी मूवी है। और वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि लास्ट में मैंने मूवी का रिव्यू किया है। तो देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है इलेक्शन के टाइम से, जहां पे पुलिस अपील करती है कि जिन लोगों के पास लाइसेंस गन हो वो आकर पुलिस स्टेशन में जमा कर दें। जिसे सुनकर कुछ लोग गन्स हैंड ओवर करने आते हैं। फिर हम देखते हैं अजय को, जो अपर्णा नाम की एक लड़की से कोर्ट मैरिज कर रहा होता है। तभी अजय का दोस्त आकर अजय से कहता है कि पुलिस तुझसे बात करना चाहता है। तो अजय पुलिस वाले से बात करता है। इस पर पुलिस वाला कहता है कि आपके पिताजी अप्पू पिलाई कॉल नहीं उठा रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है। आपके पापा के नाम पे भी एक गन रजिस्टर्ड है, लेकिन उन्होंने वो गन अभी तक पुलिस स्टेशन में जमा नहीं किया है। तो अजय कहता है कि मेरे पापा शायद बिजी होंगे, मैं शाम को आपके पास गन लेके आ जाऊंगा। इस पर पुलिस वाला कहता है कि आप अपना एड्रेस लिखवा दो, हम खुद आकर आपके घर से गन कलेक्ट कर लेंगे। तब अजय उसे अपना एड्रेस दे देता है। इसके बाद हम कांस्टेबल शिवा को देखते हैं, जिसे अजय अपना बड़ा भाई मानता था। शिवा कहता है कि एक बार तुम भी अपने पापा को कॉल करके पूछ लो। अब अजय अपने पापा अप्पू को कॉल करके पूछता है कि पापा गन मिली क्या। अप्पू कहता है नहीं मिली, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, और वो गुस्से से कॉल कट कर देते हैं। ये देख शिवा अजय को एडवाइस देता है कि हमें गन मिसिंग का रिपोर्ट लिखवानी होगी, और अगर गन का कोई गलत इस्तेमाल कर दिया तो उसका इल्जाम हम पर आ जाएगा। तो अजय कहता है कि मैंने तो पापा को समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर उन्होंने नहीं माना। वैसे भी वो गन ढूंढ रहे हैं, काश उन्हें जल्द मिल जाए। फिर अजय अपर्णा से कोर्ट मैरिज करके घर जाने लगता है। इधर शाम को पुलिस अप्पू के घर गन लेने आती है। और मैं आपको बता दूं कि अप्पू पिल्लाई एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर था। अप्पू पुलिस वालों को बता चुका था कि गन खो चुकी है। इस पर पुलिस अप्पू के घर की तलाशी लेने लगती है। तभी अजय भी घर आता है। पुलिस को अपने नाम बताते हुए कहता है कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तभी वो पुलिस वाला बाप बेटे को डांटने लगता है कि एक एक्स मिलिट्री होकर कैसे आप इतने लापरवाह हो सकते हो। अगर इलेक्शन का समय ना चल रहा होता तो आपको और हमें पता ही नहीं चलता कि गन मिसिंग है, और अगर कोई गन का मिसयूज कर लिया तो इसके अंजाम बुरा होगा, आप ये जानते हैं। यहाँ अप्पू अपने गलती मानने की वजह उल्टा पुलिस वालों पर ही चिल्लाने लगता है। मैं पिटीशन फाइल कर दूंगा, और अगर इतना ना हो तो इलेक्शन डे पर आकर पुलिस स्टेशन में बैठा रहूंगा। फिर उस रात अजय अपनी भाई से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। वो उसके साथ गन वाली बात भी शेयर करता है, जिस पर उसका भाई कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, बस तुमने पिटीशन फाइल कर दी है ना, अभी नई नई शादी हुई है, तुम बस मजे करो। इसके बाद अजय अपर्णा से कहता है कि मुझे नहीं पता था हमारे शादी वाले दिन ही ऐसी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो बालकनी में बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ अप्पू आ जाता है और गुस्से में कहता है पेड़ों पर चढ़ने के लिए मारियान से कह के 2 दिन बंदे ले आओ। तो अजय कहता है कि ठीक है पापा, मैं कह दूंगा। फिर अगले दिन अपर्णा घर के बाहर आकर सेल्फी लेने लगती है। असल में अजय के घर के आसपास बहुत हरियाली थी, खूब सारी पेड़ लगे हुए थे, और अपर्णा जब सेल्फी ले रही होती है तब भी उसकी नजर पेड़ पर लगे एक पुरानी रेडियो पे जाती है। उसी वक्त अजय आता है और कहता है हाँ, वो रेडियो ही है। माना जाता है कि रामायण के समय सारी वानर सेना यहीं पर थे, तो उनके बदले यहाँ बंदर आ गए हैं ना, बल्कि रेडियो हमारे घर से काफी सामान चुराया करते हैं। चच्चू के बहुत सारे खिलौने भी बंदरों ने चुराए थे, तब से चच्चू बंदरों से नफरत करता था। अब ये चच्चू कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। खैर, अपर्णा कहती है कि तुम्हारे पापा की गन भी अगर बंदरों ने चुरा ली होगी तो। इस पे अजय कहता है कि हाँ, पापा पहले भी इस एंगल से सोच चुके हैं, इसीलिए उन्होंने पेड़ों पर चढ़ने के लिए कुछ आदमियों को बुलाया है। कुछ देर बाद वो आदमी आ जाते हैं और पेड़ों पर गन ढूंढने लगते हैं, लेकिन गन के अलावा पेड़ों पर उन्हें बहुत सारे सामान मिलते हैं जो बंदरों ने चुराया था। फिर अप्पू कहीं बाहर जाने के लिए अपने रूम का दरवाजा लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन डोर का लक टूटा होने के कारण वो बिना डोर लगाए ही चला जाता है। अब
अब सड़क पर काफी ट्रैफिक थी, सो अपू जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है। तो ट्रैफिक हवलदार ट्रैफिक को क्लियर करके अपू को जाने देता है। इसके बाद हम समाधान नाम का एक आदमी को देखते हैं जो फॉरेस्ट एरिया में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। साथ ही वो शराब का एक ठेका भी चलाता था जहाँ से लोग चोरी छुपके आकर दारू लेकर जाते थे। अगले दिन में अपू समाधान के यहाँ से गुजरते हुए उसे नमस्कार बोलकर जाता है और इस तरफ अपर्णा अजय की पहली बीवी की फोटो देख रही थी। जी हाँ, अजय की पहले भी शादी हो चुकी थी जिसपे एक बेटा भी था और अजय की पहली वाइफ की नाम थी प्रवीणा और बेटे का नाम था चच्चू। कुछ सालों पहले चच्चू लापता हो गया और उसके 3-4 साल बाद प्रवीणा की भी मौत हो गई कैंसर की वजह से। अगले दिन में अजय किसी ऑफिसर को चच्चू के डिटेल्स बता रहा होता है ताकि उसे ढूंढने में मदद हो। और जब सुबह अजय ऑफिस जाता है तो उसके स्टाफ मेंबर्स बोलते हैं कि हनीमून पर कहाँ जा रहे हो, भाभी कैसी है, वो बैंगलोर में क्या करती थी। तो अजय कहता है कि वो बैंगलोर में आईटी फील्ड में थी और इंटरेस्ट ना होने के कारण से वो जॉब छोड़ दी। तो उनमें से एक को कॉल आती है कि जंगल में फायरिंग हुई है। इस पर अजय समेत बाकी सब भी जंगल की तरफ जाने लगते हैं और लोकेशन में पुलिस भी पहुंच गई थी और न्यूज में भी ये हेडलाइन यानी कि ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी। पुलिस देखती है कि किसी पोस्टर पर गोलियां चलाई गई है और पुलिस को सीधा शक सुमादथन पर जाता है। दरअसल कुछ सालों पहले ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि सुमादथन नक्सलैंड से मिला हुआ है और अफवाह ये भी थी कि सुमादथन अपने घर पर बॉम्ब बनाने की कोशिश भी की थी। लेकिन जब सुमादथन के घर की तलाशी ली गई तो उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला था। खैर, प्रेजेंट में उन पोस्टर पर जो गोलियों के निशान मिले थे वो राइफल के नहीं थे, वो पिस्तौल के थे। अब ये बात सुनकर अजय भी सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसके पापा के गन भी तो मिसिंग थी ना। रात को अजय अपने सारे किस्से अपने भाई के साथ शेयर करता है तो उसका भाई कहता है कि टेंशन मत लो, ये नक्सलाइट का काम होगा। इसके बाद अपर्णा आकर कहती है कि आपके फादर अभी तक घर नहीं लौटे। तो अजय कहता है आ जाएंगे, वो वैसे भी अपना काम खुद ही करना पसंद करते हैं, एक्स मिलिट्री ऑफिसर जो ठहरे, तो फिक्र मत करो। यहाँ हम देखते हैं कि अपू की कार एक जगह पर रुक गई है। वो अजय को लोकेशन भेजकर उसे वहाँ बुलाता है। अजय के आते ही कार झट से स्टार्ट हो जाता है और वो लोग घर आ जाते हैं। इसे देख के अपर्णा को थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद अपू घर के बाहर कुछ जलाने लगता है और ये देखकर अपर्णा सोच में पड़ जाती है कि इतनी रात को पिताजी ये क्या जला रहे हैं। तो वो अजय को बुलाती है और दोनों वहाँ जाने लगते हैं। तो उसी टाइम बारिश हो जाती है और वो वहाँ नहीं जा पाते। हालांकि सुबह दोनों वो जगह चेक करने जाते हैं जहाँ कागज जलाए गए थे और यहाँ शिवा भी उनके साथ था। शिवा कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ हर रोज आते हो। तो अजय कहता है नहीं, असल में ये प्रॉपर्टी भी हमारी थी। खैर, एक दिन जलाने पर जमीन इतनी खाली नहीं होती, फ्रिक्वेंटली यहाँ कुछ न कुछ जलाता है और ये बात अपू भी वहाँ खड़े होकर सुन रहा था। फिर शिवा पूछता है कि सर आपकी प्रॉपर्टी कहाँ तक फैली है। तो अपू कहता है कि पहले तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी लेकिन इसमें से आधी मैंने बेच दी है। जाते वक्त शिवा अजय से पूछता है कि क्या सुमादथन यहाँ आया था। तो अजय कहता है कि नहीं। शिवा कहता है सुना है तुम्हारे पापा का उसके साथ बहुत मिलना जुलना है, जाकर उन्हें समझाओ कि उससे मिलना बंद करें, अभी माहौल ठीक नहीं है। फिर शिवा ऑफिस आता है तो देखता है कि उसे एक मेल आया है। वो मेल अजय के बेटे के रिलेटेड था। उसके बाद अजय और अपर्णा कर्नाटका के लिए निकलते हैं। इधर घर पे अपू न्यूज़पेपर पे अपने पोते के बारे में पढ़कर अपनी डायरी में कुछ लिखता है और उसके बाद वो सुमादथन से जाकर मिलता है। इस तरफ शिवा और अजय मुद्दार घर में आते हैं। यहाँ कर्नाटका पुलिस को एक बच्चे की लाश मिली थी और अजय उस लाश को देखकर रोने लगता है और कहता है नहीं, ये मेरा चच्चू नहीं है। इधर एक लड़की अपू के घर आई होती है जनगणना के लिए। अपू को अपने फैमिली मेंबर के बारे में पूछती है। तभी अपू उसे एक लिस्ट देकर बोलता है कि सभी फैमिली मेंबर्स के डिटेल्स यहाँ लिखा है, देख लो। लेकिन वो लड़की तब भी अपू को सवाल करती है। यहाँ अपू को अपने बेटे का नाम तक याद नहीं था।
तो फोन में देखकर वो बताने लगता है। तभी वो लड़की कहती है कि घर पर कोई और हो तो उससे बुला लीजिए, मैं उससे पूछ लूंगी। तो अप्पू कहता है नहीं, घर पे कोई नहीं है, जबकि अपर्णा घर पर ही थी और खिड़की से झांक रही थी। रात को जब अजय घर आता है तो अपर्णा उससे सब कुछ बताती है। मैं घर पे ही थी, लेकिन पापा ने मुझे बाहर नहीं बुलाया और मैं जानबूझकर उनके सामने भी गई थी, लेकिन उन्होंने उस लड़की के बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया। मैंने शक के मारे जाकर उनके फोन चेक किया था तो उनके फोन में 10 से भी कम कॉन्टेक्ट्स थे। तभी अपू आकर कहता है कि अजय, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे की लॉक ठीक करवाओ। इस पर अजय भी सोचने लगता है कि आजकल उसके पापा थोड़े ज्यादा गुस्से में रहने लगे हैं। फिर अजय अपर्णा से कहता है कि देखो, पापा को पसंद नहीं है कि कोई उनके कमरे में जाए, कोई भी उनके कमरे में जाता है तो तुरंत उन्हें पता चल जाता है। तो अपर्णा कहती है कि मैं भी इस फैमिली का हिस्सा ही हूँ, कोई पराई थोड़ी हूँ। इस पे अजय कहता है कि हाँ, लेकिन तुम पापा के कमरे में मत जाया करो। फिर अपर्णा कुछ टैबलेट सिखाकर कहती है कि शायद उनके गुस्से की वजह ये है। ये टैबलेट्स तो न्यूरो पेशेंट को दी जाती है। उस दिन भी कोई आदमी आया था तो उनके जाने के बाद पापा अपने डायरी में कुछ लिखने लगे थे। तुम्हें वो दिन याद है अजय, जिस दिन पापा की कार स्टार्ट बंद हो गई थी? उस सड़क पर भी 2 रास्ते थे, हो सकता है पापा घर का रास्ता भूल गए होंगे। मुझे लगता है उन्हें कोई बीमारी है, हमें उनका चेकअप करवाना चाहिए। तो अजय कहता है कि हाँ, पापा को भूलने की बीमारी है, मुझे खुद ये बात चच्चू से पता चली थी, वो कुछ आदतें नोट की थी। उस समय मैंने पापा से कहा भी था कि चेकअप करवा लीजिए, तो उन्होंने मुझे कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे डांट दिया। तभी मैंने उनके दोस्त जैकब को घर बुलाया था और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। अजय जैकब से कहता है कि जब से माँ चल बसी है तब से पापा घर से निकलते ही नहीं, तो उन्हें भूलने की बीमारी भी हो गई है। तब जैकब कहता है ये बीमारी तुम्हारे पापा को पहले से ही थी, उन्होंने बस बड़ी चालाकी से इसे सबसे छुपाया था। अजय कहता है कि आपको ये कैसे पता? तो जैकब कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा रिटायर होकर घर आए हैं? उन्हें जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि वो ड्यूटी पर ही कुछ चीजें भूलने लगे थे। एक दिन तो वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर ही भूल गए थे, जो बाद में वॉशिंग मशीन में से मिली थी। इसकी वजह से उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। प्रेजेंट में ये सारी बातें अजय अपर्णा को बताता है। फिर अगले दिन अपर्णा जंगल में टहल रही होती है तो उससे वहाँ चच्चू के खिलौने मिलते हैं। इसके बाद वो घर आकर लैपटॉप पर चच्चू के कुछ वीडियोस देखने लगती है। फिर अपर्णा अजय से पूछती है पापा चच्चू के साथ कैसे थे? तो अजय कहता है चच्चू बस 2 साल का था, उसकी माँ को कैंसर हो गया। उन दिनों हमें हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, ऐसे में पापा ने ही चच्चू की देखरेख की थी। अपर्णा कहती है कि क्या पता पापा को चच्चू की मिसिंग के बारे में कुछ पता हो और वो भूल गए हो। तुम्ही ही तो बताया था कि चच्चू को घर पर पापा के साथ छोड़कर प्रवीणा को लेकर हॉस्पिटल गए थे। ये बात सुनकर अजय भी सोचने लगता है। इस तरफ जंगल में किसी की लाश मिलने की खबर आती है। पुलिस फॉरेंसिक टीम को लेकर तुरंत जंगल पहुंच जाती है। वो लाश अजय के घर से कुछ ही दूरी पर ही थी, तो अजय और अपर्णा भी उसे देखने के लिए वहां चले जाते हैं। यहाँ शिवा उन्हें देखते ही कहता है कि अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग अभी घर जाओ, मैं बाद में आकर सब कुछ बताता हूँ। तभी एक फॉरेंसिक टीम मेंबर एक पुलिस वाला को बताता है कि ये कंकाल कोई इंसान का नहीं बल्कि बंदर का है। फिर उस रात अजय के घर पर उसका एक दोस्त आया होता है तो अजय उसके साथ उस कंकाल के बारे में बात कर रहा होता है। तो उसका दोस्त उसे कहता है कि उस बंदर को किसी ने गोली मारी थी। स्ट्रेंज बात तो ये है कि जहाँ से बंदर का कंकाल मिला है 2 साल पहले वो जमीन भी अप्पू की थी। तब अप्पू ने पेपर से डायरी में कुछ नोट कर रहा होता है। घर आकर अजय अपर्णा को ये बताता है कि 3 साल पहले कोई उस बंदर को गोली मारी थी और मेरे पापा ने भी 2 साल पहले ही प्रॉपर्टी बेची थी। फिर अगले दिन पुलिस वाले इस केस को लेकर चर्चा कर रहे थे। अब एक पुलिस वाला अपने सीनियर से कहता है बंदर के सर में जो गोली लगी थी वो 32 की है। अप्पू सर के गन में भी इसी साइज का गोली लगती है। क्या पता ये अप्पू सर की गन से ही किया गया हो।
तभी कांस्टेबल कहता है कि अप्पू सर की पोता भी 3 साल पहले ही गायब हुआ था। इससे पहले भी वो कई बार गुम हुआ था। हर बार गुम होने पर वो बच्चा अपने पेरेंट्स को एक न्यू कहानी सुनाता था, मगर जब वो तीसरी बार गुम हुआ आज तक घर नहीं लौटा। हम लोगों ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इधर अजय कहीं जा रहा था और अप्पू को समाधान से बात करते हुए देखता है, तो अजय उसे आवाज लगाकर पूछता है, पापा आपकी गाड़ी कहाँ है? तो अप्पू कहता है कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। तो अजय कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो कल ही टैंक फुल किया था। चलिए मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। पूरी रास्ते अजय उस बंदर के बारे में ही बात करता है। इस पर अप्पू कोई जवाब नहीं देता। अब हम देखते हैं कि अप्पू बार बार हॉस्पिटल जाकर बिल मांग रहा था और हॉस्पिटल वाले भी हर बार अप्पू के हाथ में बिल थमा देते थे। और एक दिन अप्पू घर आते टाइम दो रास्ते पर आकर कंफ्यूज हो जाता है। तभी एक बस उस रास्ते पे जा रही होती है और वो उसके गांव की बस थी, तो अप्पू भी पीछे पीछे चला जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। यहाँ अप्पू का दोस्त अमृत अप्पू के घर पर इंतजार कर रहा था और अप्पू को देख के अमृत कहता है कि आखिरकार तुम मिल ही गए, मैं कई दिनों से तुम्हारे पास आने की सोच रहा था। पहले तो अप्पू अमृत को पहचान नहीं पाता, फिर बाद में फोटोज देखने के बाद पहचान पाता है। फिर अप्पू अपने बनाए कुछ नोट्स देख के अमृत का हालचाल पूछता है। अमृत भी आर्मी वाला ही था। फिर हम देखते हैं अप्पू ने अमृत के नाम से नोट्स बनाकर उस पे लिखा था आर्मी वाला अमृत। नजर नहीं आता ये झूठा है और उसकी सारी बातें झूठी है। इसके बाद अप्पू अमृत से कुछ सवाल पूछता है जिन्हें सुनकर अमृत डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और अप्पू को अमृत धक्का दे देता है और उसके ना देखते टाइम अमृत उस नोट्स में से कुछ पेजेस फाड़ कर अपने जेब में रख लेता है। प्रोबेबली यहाँ अमृत उन पेजेस को फाड़ के ले गया जहाँ अप्पू ने उस पर शक किया था। तभी अजय और अपर्णा घर लौटते हैं तो अमृत ऐसे बात करता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो और वो कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हारे पापा से मिलता चलूं। वहीं अप्पू एकदम हैरान होकर बैठा था, यानी वो उतनी देर में उसकी और अमृत की लड़ाई भी भूल चुका था। इस तरफ पुलिस स्टेशन में दो बंदे आकर पुलिस को फोटोज दिखाते हैं और उन फोटोज में एक बंदर ने हाथ में गन पकड़ा हुआ था। तब पुलिस वाले अप्पू को बुला के पूछते हैं कि क्या ये गन आपकी है? तो अप्पू कहता है हाँ ये मेरी ही गन है। फिर पुलिस वाले आपस में डिस्कस करने लगते हैं और वहाँ एक कांस्टेबल कहता है कि ये गन अप्पू सर की ही होगी क्योंकि बाकी सभी ने तो अपनी अपनी गन सरेंडर कर दिया है। दूसरा पुलिस वाला कहता है क्या पता वो असली गन है या खिलौने वाला गन। इस पर सीनियर पुलिस वाला कहता है जो भी हो हम रिस्क नहीं ले सकते, तो पब्लिक अनाउंसमेंट करवा दो कि सब लोग थोड़ा चौकन्ने में रहे। इधर अप्पू फिर कुछ कागज ले जाकर जंगल में जलाता है और वो चले जाने पर अपर्णा चुपके से उन कागज को देखने की कोशिश करती है, मगर अप्पू उसे देख लेता है। अब दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है तो वहाँ अजय आकर अप्पू को शांत करता है। इसी बीच अप्पू जमीन पे गिर जाता है और जो हुआ होता है वो सब भूल जाता है। फिर वो अजय और अपर्णा को ही डांटने लगता है कि कोई दिक्कत है तो घर में जाकर लड़ो, यहाँ क्यों लड़ रहे हो? तो अपर्णा अजय से कहती है कि पापा हमसे कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद पुलिस आकर अप्पू को पूछताछ के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ अजय और अपर्णा सुमादथन के पास जाकर उसको पूछते हैं कि पापा तुमसे मिलने क्यों आते हैं। तब सुमादथन बताता है कि एक दिन मैं कहीं जा रहा था, तब गोलियां चलने की आवाज मुझे सुनाई दी। तब मैं आकर देखा तो अप्पू चच्चू की पिटाई कर रहे थे। मैंने उन्हें रोका। तब अप्पू ने कहा कि इस बच्चे ने मेरे लॉकर से गन निकालकर इस बंदर को गोली मार दी है। तब सुमादथन पूछता है कि इसके मम्मी पापा घर पर नहीं है क्या? तब अप्पू कहता है पता नहीं वो कहाँ गए, बस इसे मुझे संभालना पड़ता है। असल में अजय और प्रवीणा उस समय हॉस्पिटल गए हुए थे और मरे हुए बंदर का कुछ तो करना था ना, तो उसे उसी जगह गड्ढा खोदकर हमने गाड़ दिया ताकि किसी को इस बारे में पता ना चले। वहीं उस समय एक दूसरा बंदर भी पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था। वो बंदर हमेशा अप्पू को ही घूरता रहता था। फिर अप्पू हर बार की तरह ये बात को भी भूल गया। कुछ दिनों बाद सुमादथन
सुमादथन से जाकर कहता है कि उसकी गन कहीं नहीं मिल रही है। तो सुमादथन उसे याद दिलाते हुए कहता है, तुम्हें याद है अप्पू, उस दिन तुम चच्चू को मार रहे थे क्योंकि चच्चू ने तुम्हारी गन लेकर एक बंदर को मार दिया था। फिर हम दोनों ने मिलकर उस बंदर को दफनाया था। असल में अप्पू उस दिन के बाद से हर रोज सुमादथन से मिलने जाता था। फिर उसे वो हाल चाल पूछकर वो बंदर वाला किस्सा सुनता था, जैसे मानो पहली बार वो किस्सा सुन रहा है। ये सब सुनकर अपर्णा उसी जगह जाकर कुछ कागज के टुकड़े को समेटने लगती है और दूसरी तरफ अजय पुलिस वालों पर भड़क जाता है और कहता है, मेरे पापा 70 साल के हैं, उनकी उम्र का तो लिहाज कर लो, उन्हें इतनी देर पुलिस स्टेशन में कौन बैठा कर रखा है। तब शिवा उसे साइड में ले जाकर कहता है कि इन्होंने मुझे भी नहीं जाने दिया। वहाँ पर ना उन कागज के टुकड़े में देखती है कि 6 बुलेट्स में से 2 बुलेट्स गायब हैं। फिर वो अप्पू के कमरे में जाकर उसे चेक करने लगती है। इस तरफ अप्पू को पुलिस ढेर सारे सवाल पूछ रही थी, मगर अप्पू कोई जवाब नहीं देता और वही बैठे बैठे सुसु कर देता है। फिर कुछ देर बाद अमृत पुलिस स्टेशन आता है और इससे ये पता चलता है कि अमृत कोई आर्मी या फिर अप्पू का दोस्त नहीं था, बल्कि अमृत तो अप्पू का सीक्रेट थेरेपिस्ट था और हर एक 2 महीने बाद अप्पू से मिलकर उसकी कंडीशन को समझने की कोशिश करता था और वो अप्पू से झूठ बोला था कि वो उसका दोस्त है। अमृत पुलिस वालों को अप्पू की मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर बोलता है कि इन जैसे पेशेंट्स पर कोई ज्यादा दबाव डाले तो ये उसी वक्त उन चीजों को भूल जाते हैं। फिर पुलिस ऑफिसर उसी वक्त ये मेडिकल रिपोर्ट ले जाकर अपनी सीनियर को दिखाता है और कहता है कि अप्पू का ये मेंटल प्रॉब्लम 16 सालों से है, जबकि गन उन्हें 8 साल पहले ही मिली है और अगर ये बात बाहर आया तो मीडिया वाले हमें ही गाली देंगे और कोर्ट भी हमें कहेगा कि इस पागल बुढ़े को किस बेसिस पे गन दे दी। बेहतर यही होगा कि हम इसे छोड़ दें। इधर अपर्णा को वो गन मिल जाती है। तभी अजय अपने पापा को अपने घर ले आता है और आते ही अप्पू जान जाता है कि अपर्णा उसके रूम में गई थी, तो वो इस बात को लेकर अजय को डांटने लगता है। फिर अपर्णा अमृत से पूछती है कि कोई क्यों भला अपने यादों को जलाएगा, तो अमृत कहता है कि क्यों नहीं, हम भी तो अपने व्हाट्सएप से अनचाहा मैसेजेस को डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह यादें भी जलाई जाती है। फिर डॉक्टर अमृत के जाने के बाद अपर्णा अजय को बताती है कि 6 बुलेट्स में से 2 गायब हैं। एक से तो चच्चू ने बंदर को मारा था, तो दूसरी बुलेट का क्या हुआ। पर अजय अपर्णा को ही डांटने लगता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि पापा के रूम में मत जाना, उनकी गन तो घर पर ही है और वो गन दिखाती है। फिर बोलती है कि गन मिसिंग की पिटीशन क्यों दायर करवाई और वो बंदर के पास किसकी गन है, शायद बात कुछ और ही है और मुझे लगता है कि पापा भूलने की नाटक कर रहे हैं। इस पर अजय कहता है, अपनी ये सेल्लोगिरी बंद करो अपर्णा, और जिस तरह तुम चच्चू के बारे में जानना चाहती हो, बिल्कुल उसी तरह पापा भी चच्चू के बारे में ही जानना चाहते हैं। वो पुराने न्यूज़पेपर्स के जरिए सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी उन्हें याद आता है कि वो इस केस की सस्पेक्ट हैं, वो सोचने लगते हैं कि क्या मैंने कोई गलती करके भूल गया हूँ। फिर वो जो भी सुराग जुटाते हैं उन्हें अपनी मेमोरी से मिटाने के लिए जंगल में जाकर जला देते हैं। इसके बाद फिर से न्यूली सिरे से सुराग जुटाते हैं और ऐसे वो बार बार करते हैं। ये एक तरह का लूप बन चुका है। तब अपर्णा कहती है कि देखो अजय, पापा ने तो इसको पहले ही सॉल्व कर दिया है, मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुमने ये कहा था कि चच्चू के बर्थडे के दिन हॉस्पिटल गए थे, यानी कि 19 मार्च को, तो तुमने पुलिस वालों को ये क्यों कहा कि चच्चू 20 मार्च को गायब हुआ है। इस पर अजय अपर्णा को सारी सच्चाई बताने लगा है और सीन शिफ्ट होता है 3 साल पहले। हम देखते हैं अजय प्रवीणा को हॉस्पिटल से लेकर घर आता है, फिर से कुछ काम से बाहर जाता है और शाम को जब वो घर आकर देखता है तो चच्चू की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी और प्रवीणा उसके बगल में बैठी हुई थी। यहाँ प्रवीणा फूट फूट कर रो रही थी। फिर वो अजय को कहती है कि ये अपने दादा की गन निकालकर उसे खेल रहा था, मैंने इसे ये गन छीन कर रखते टाइम गन से गोली चल गई और ये सब हो गया, मुझे मेरा चच्चू वापस चाहिए।
और फिर प्रवीणा और अजय दोनों बहुत देर तक चच्चू की लाश के पास बैठकर रोने लगते हैं। फिर कुछ टाइम बाद अप्पू घर आता है तो अजय उसे बताने वाला था लेकिन नहीं बता पाता, क्योंकि वैसे भी कुछ टाइम बाद अप्पू फिर से ये सब कुछ भूल जाएगा। फिर वापस प्रवीणा के पास आके देखता है तो प्रवीणा बेहोश पड़ी थी। असल में उसने भी खुदकुशी करने की कोशिश की थी। तब अजय उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और डॉक्टर प्रवीणा के चेकअप करके कहती है कि ये तो खुदकुशी की केस लगती है, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। इस पर अजय कहता है कि नहीं मैम, ऐसा मत करिए, दरअसल मेरे वाइफ की केमोथेरेपी चल रही है, शायद इसने मेडिसिन का ओवरडोज ले लिया होगा। तब डॉक्टर प्रवीणा की मेडिकल रिपोर्ट्स मांगती हैं और जब अजय मेडिकल रिपोर्ट्स लेने घर आता है तब देखता है कि चच्चू की लाश रूम से गायब थी और वो कमरा भी पूरी तरह से साफ नजर आ रहा था। और इस पर अजय अप्पू से पूछने जाता है लेकिन अप्पू ऐसे बर्ताव करता है मानो जैसे दिन भर में अप्पू अजय से पहली बार मिल रहा है। वो पूछता है कि तुम सुबह से कहाँ थे। अब ऐसे में आखिर अजय क्या ही पूछता, अगर अप्पू कुछ जानता भी होगा तो अब तक वो सब कुछ भूल चुका होगा। इसके बाद अजय प्रवीणा को घर ले आता है। हालांकि ट्रीटमेंट के दौरान ही प्रवीणा की भी मौत हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद अप्पू को अपने पोते के बारे में याद आता है और ये भी देखता है कि उसके गन से 2 बुलेट्स गायब हैं। तब वो अपनी तरफ से ही सबूत जुटाने लगता है और आखिरकार खुद ही केस को सॉल्व कर लेता है कि सुमादथान ने कहा था कि एक बुलेट से चच्चू ने एक बंदर को मार दिया और दूसरी बुलेट कहाँ गई, यानी प्रवीणा और अजय में से ही कोई चच्चू को मार डाला है। वैसे भी जिसने भी किया होगा जानबूझकर नहीं किया होगा। फिर वो सोचते हैं कि इस बात का किसी को पता नहीं लगना चाहिए। यही सोचकर अप्पू सारी सबूतों को इकट्ठा करके जला देता है। फिर अगले दिन ये सब भूलकर वापस इस केस पर नई तरीके से काम करने लगता है और ये सिलसिला पिछले 3 सालों से चलता आ रहा है। फिर अजय एक दिन जब अप्पू सबूतों को जला रहा होता है तब आकर बोलने की कोशिश करता है। तभी अप्पू ही बोलता है कि मेरे बीमारी का कोई इलाज नहीं है और मैं इस वक्त तुम में से किसी को जेल जाते हुए नहीं देख सकता। हालांकि ये एक्सीडेंट से हुआ हो लेकिन लोग और सोसाइटी इसे मर्डर ही मानेंगे। फिर अजय और अपर्णा को वही चच्चू की एक लाश देखने के लिए एक जगह से इंफॉर्मेशन मिलती है तो अजय और अपर्णा ये जानते हुए कि चच्चू नहीं मिल सकता वो फिर भी चले जाते हैं। जब प्रवीणा को अजय हॉस्पिटल ले गया था तब अप्पू ने चच्चू की लाश को देखा जिसके साइड में उसकी गन थी। तब उसने डर के मारे चच्चू को वहीं अपनी प्रॉपर्टी पर ही दफना दिया और गन को अपने पास रख लिया। और अप्पू डरा हुआ होने के कारण अगले ही पल ये सब कुछ भूल गया होगा और जब उसे दोबारा अपने पोते की याद आती है तो वो अपने तरीके से केस को जांच करने लगता है और वो वही सारी चीजें हर रोज दोहराता और वो सबूतों को जलाता। और अप्पू की ये हालत को नजरअंदाज करते हुए अप्पू भी ज्यादा कुछ नहीं कहता था और यहीं पर मूवी की दी एंड हो जाती है।